देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैंने सुना था रात के 12 बजे के बाद जैसलमेर के रेगिस्तान में नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे कस्बे में कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी होती हैं कि लोग उनके नाम से भी डर जाते हैं। मगर जिस तरह बाकी के लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, उन्हीं की तरह मैं भी था जो इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब इन चीज़ों को करीब से देखा तो मुझे ना सिर्फ इनके ऊपर विश्वास होने लगा, साथ ही मुझे यकीन भी हो गया कि जैसलमेर को यूं ही घूमने की बेस्ट जगह नहीं बताई जाती। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का भी घूमने का कारण बन जाता है। मैं अपने दोस्त शुभम के साथ जैसलमेर घूमने गया हुआ था। हम शुभम की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। रात को हमने बीकानेर मंडी के पास गाड़ी को रोककर वहां एक होटल की सुविधा ली। फिर जब हम लोग बीकानेर से निकलकर जैसलमेर की तरफ रवाना हुए तो बीच में हमारी मुलाकात कई लोगों से हो गई, और जिस तरह के उन लोगों के अनुभव रहे थे उनके हिसाब से तो ऐसा ही लगता था कि जैसलमेर जैसी जगह घूमने में काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। लेकिन कुछ लोगों ने हमें भूतिया किस्सों के बारे में भी बताया। हमें इन पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन शुभम इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, इसलिए वो बड़े गौर के साथ इन चीज़ों को सुना करता था। यूं ही गाड़ी चलाते चलाते मैंने शुभम को बोला, अरे भाई, क्या यार तुम भी आज के ज़माने से होकर भी इन बेतुकी चीज़ों पर विश्वास करते हो? मेरी बात सुनकर शुभम ने बोला, अरे भाई, इसमें विश्वास करने वाली कौन सी बात है? मुझे तो बस ये चीज़ सुनने में पसंद है, बाकी मुझे भी इन चीज़ों पर कुछ विश्वास नहीं है। इतना कहते हुए हम दोनों आराम से सफ़र करने लगे। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। राजस्थान के टीलों के ऊपर से आने वाली सूरज की रोशनी उस वक्त बड़ी खूबसूरत लग रही थी। रेतीली ज़मीन और ऊपर से वहाँ पर चलने वाले फव्वारे वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। दिखने में वो जगह शानदार तो लग रही थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इस खूबसूरती के पीछे कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। हम दोनों अब राजस्थान के मेन रेगिस्तान में पहुंच चुके थे, जहां हम खास तरह से घूमने के लिए पहुंचे थे। हमने जैसे उस एरिया में एंटर किया तो वहां की खूबसूरती को देखकर हमें एहसास हुआ कि आखिर क्यों राजस्थान जैसे स्थान को घूमने के लिए एक अच्छा स्थान बताया जाता है। वहां की रेतीली ज़मीन हमें बड़ी पसंद आ रही थी। हम दोनों बड़े ही मज़े के साथ इधर उधर घूमते रहे। हमने अपनी गाड़ी के अंदर भी दारू की 3-4 बोतल रखी हुई थी। ऐसे में हम पूरी रात यहीं पर एंजॉय करने वाले थे, और उसके बाद हमें कुछ लोगों से पता चला कि यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक फंक्शन भी चलता है, जहाँ रात को लड़कियाँ नाचती हैं और वहाँ पूरी रात हम अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हमें पता चला कि जैसलमेर के एक छोटे से टापू में हमें लड़कियों के साथ एंजॉय करने का मौका भी मिल सकता है। बस फिर क्या था, मेरे दोस्त शुभम की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, और अब उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, आज रात हम दोनों वहीं पर आराम करेंगे। शुभम की बात पर मैंने भी कोई दखलबाजी नहीं की, और जैसा उसने बोला था ठीक वैसा ही हमने किया। हम रात को सूरज चौक पहुंच गए। दरअसल सूरज चौक वही जगह थी जहां पर हमें रुकना था, जहां वहां के ट्रैवल वाले लोगों ने बताया था। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हमने रात होते ही अपनी गाड़ी को उस एरिया की तरफ मोड़ लिया। हम दोनों इस सफ़र को बड़े आराम के साथ एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि एंजॉय के चक्कर में हम अपने ही गले में मौत का फंदा डाल लेंगे। हम दोनों ने अपनी गाड़ी को ठीक उसी स्थान पर ले जाकर रोक दिया जहाँ के बारे में उन लोगों ने हमें बताया था। वैसे तो राजस्थान के इस रेगिस्तान की सड़क बहुत ही जगह से टूटी फूटी थी, लेकिन वहाँ आसपास दिखने वाली ज़मीन बड़ी ही सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं और शुभम ठीक उसी टापू के पास पहुंच गए जहां के बारे में वो लोग बता रहे थे। दरअसल हमने देखा कि इस टापू पर भी वहां पर थोड़ा म्यूजिक वगैरह चल रहा था और लोग डांस वगैरह कर रहे थे। दूर से देखने पर हमें 2-3 लड़कियां नाचती हुई नजर आ रही थी, और हम जैसे उस टापू के अंदर एंटर होने लगे तो एक आदमी ने बोला, क्या हुआ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? उसके बोलने का तरीका थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई गुटखा खाया हुआ हो, इसलिए वो थोड़ी गहरी आवाज़ में बोल रहा था। उस अजीब से दिखने वाले आदमी की बात सुनकर मैंने बोला, अरे भाई साहब, हमें अंदर ही जाना है। एक बार के लिए वो आदमी हम दोनों की तरफ देखता रहा, और फिर उसने हल्की सी आवाज़ में कहा, अंदर आपका जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वापस लौट जाओ। उसने एक बार ये कहने के बाद अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली, और हम उस हल्के हल्के अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे।
जब हम दोनों फिर से उस टापू की तरफ बढ़े तो फिर से उसने पलटते हुए बोला, मैं कह रहा हूँ कि वापस लौट जाओ, वरना आप दोनों की जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उस आदमी की बातों को हम दोनों ने नज़रअंदाज कर दिया। हमें लगा कि शायद ये आदमी नशा वगैरह किया है, जिसकी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद में और शुभम उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस टापू के अंदर घुस गए। और जैसे उस टापू के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि अंदर बड़ी जोरों शोरों से लोगों के अंदर माहौल बना हुआ था। हम दोनों भी उस माहौल को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। और इतने में ही मेरे दोस्त शुभम ने कहा, भाई मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। दूसरी तरफ शुभम को भले ही कुछ ठीक ना लग रहा हो, लेकिन मुझे ये सब देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इसलिए मैंने शुभम को बोला, चल भाई वहाँ जाकर बैठते हैं और आज रात यहीं पर एंजॉय करेंगे। गाड़ी के अंदर जो खाना बचा हुआ है उसी से आज काम चला लेंगे। फिर मैं शांत हुआ और आराम से स्टेज पर नाच रही लड़कियों को देखने लगा। तभी मेरे बगल में बैठा हुआ एक आदमी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं घबरा गया तो मैंने देखा कि वो आदमी एकटक शुभम की ओर ही देखता जा रहा था। जैसे मैंने शुभम की तरफ देखा तो शुभम बिल्कुल उसी आदमी की तरह डरा हुआ था। लेकिन हैरान की बात तो इस बात की थी कि शुभम उस आदमी के बीच में इतना अजीब माहौल बनने के बावजूद वहाँ पर बैठे हुए लोगों ने एक बार भी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और उन लोगों की गर्दन बस उन्हीं दोनों लड़कियों पर टिकी हुई थी। उस टापू के अंदर बैठे हुए वो सारे लोग मुझे बड़े अजीब लग रहे थे। उनके द्वारा की गई हर एक हरकत अजीब सी दास्तां बयां कर रहे थे। इधर मैंने अपने दोस्त शुभम को बोला, अरे भाई क्या हुआ तुझे, तो इस आदमी को इतनी हैरानी से क्यों देख रहा है। मेरी बात सुनते ही शुभम ने बोला, भाई एक बार बाहर आ। इतना कहकर वो उठा और उस टापू से बाहर आ गया। उसकी बातें सुनकर मैं भी उठा और उसके पीछे पीछे उस टापू से बाहर निकल गया। दोस्तों, मैं जैसे उस टापू से बाहर निकला तो शुभम सीधा गाड़ी के पास पहुंचा और मुझसे हकलाते हुए बोला, भाई भाई हम जिन लोगों के पास बैठे हुए हैं वो असली लोग नहीं हैं। इतना कहकर उसकी आवाज़ दब गई। फिर मैंने शुभम से बोला, अरे भाई ये नकली लोग और असली लोग कौन से होते हैं। इस पर शुभम ने बोला, मेरा मतलब वो सभी लोग भूत हैं। ये सुनकर मैं हंसते बोला, अरे भाई लगता है आज तूने कुछ ज़्यादा ही सट्टा मार दिया है। मेरी इस बात पर शुभम ने बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ उन सभी के पैरों को मैंने बड़े ध्यान से देखा था। उन सभी लोगों के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। और मैंने अपने दादाजी से जो कहानियाँ सुनी हैं उनमें अक्सर इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि भूत प्रेत के पांव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। शुभम की इन बातों पर मुझे ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उन लोगों के पैरों में इस तरह की कोई भी हरकत नहीं देखी थी। तभी शुभम ने बोला, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो एक बार फिर से अंदर जाकर देख ले, लेकिन हम वापस वहाँ से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। और याद कर, जैसा उस आदमी ने कहा था कि अंदर जाकर तुम दोनों पछताओगे। वैसे तो मुझे शुभम की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब शुभम ने इतनी बातों की जिद कर ही ली थी तो उसके बाद मैंने शुभम को बोला, लेकिन भाई एक काम करते हैं, हम दोनों एक बार अंदर चलकर देखते हैं कि कहीं तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ है। मेरी बात सुनकर शुभम मेरे साथ अंदर चलने को तो तैयार नहीं था, मगर मैंने किसी तरह से शुभम को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। और उसके बाद हम दोनों अपनी जान पर खेलकर वापस से उस टापू की तरफ चल पड़े। दिखने में वो टापू काफ़ी विशाल था, जो लगभग 1 बीघा ज़मीन में फैला हुआ था। और वहाँ चारों तरफ हमें हमारी गाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में ये थोड़ा अजीब था कि वहाँ एक भी साधन ना हो और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हों। इस बार हम जैसे अंदर पहुँचे तो मैंने सबसे पहले लोगों के पैरों की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे किसी के भी पैर ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फिर इसी बीच मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो कि थोड़ी देर पहले शुभम को देखकर चिल्लाया था। जैसे मैंने उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही टूट गई। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के पांव सच में पीछे की तरफ घूमे हुए थे, लेकिन वो एक ही आदमी था जो उनमें सबसे अलग और अजीब सा दिखाई देता था। बस उसके कदमों को देखते ही मैंने तो हिम्मत हार ली थी। और उसके बाद मैंने तुरंत ही शुभम की तरफ देखते बोला, भाई हम दोनों को जल्दी से निकलना होगा। इतना कहकर हम दोनों वापस से उस टापू से बाहर निकलने वाले थे कि तभी वहां बिखरी हुई रोशनी एकदम से अंधेर की छाया में बदल गई। अब हमें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल 1 सेकंड के अंदर ही वहां पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। हालांकि हम उस टापू से बाहर निकलने का दरवाज़ा देख पा रहे थे, लेकिन ऐसे में मैंने और शुभम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जल्दी से उस टापू से बाहर निकल गए। क्या पता कब इस टापू के अंदर कौन सी हरकत जन्म ले ले। फिर हम जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि
हमारे पीछे अभी अभी जो टापू नजर आ रहा था उसमें एकदम से आग लग गई थी और वहां से हमें लोगों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। दोस्तों, ये भयानक दृश्य देखने के बाद मैं और शुभम तुरंत ही वहां से भागने लगे, क्योंकि हम समझ चुके थे कि यह आवाज उन लोगों की नहीं है बल्कि उन शैतानों की है जो हमें अपने करीब बुलाकर मौत के घाट उतारना चाहती हैं। पर हमने तो सोचा था कि हम यहाँ से आराम से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। हम जैसे गाड़ी की तरफ भागने लगे तो हमने देखा कि गाड़ी के आजू बाजू में मुझे कुछ आदमी गिरे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई वहां पर सोया हुआ है। जैसे ही हम अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उन सभी लोगों के हाथ पर कटे हुए हैं। किसी का धड़ उसकी गर्दन से अलग हुआ पड़ा था तो किसी का पैर खून से लथपथ था। अब ये दृश्य देखकर हम दोनों बुरी तरह से दहल उठे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इन लोगों को पार करना चाहिए या फिर नहीं। तभी शुभम ने बोला, भाई जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो फिर हमारी हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं जल्दी से भागता हुआ गाड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया जिसके धड़ पर गर्दन नहीं थी और वो माहौल मुझे इस कदर डरा रहा था कि मैं गाड़ी के फाटक के करीब से हटा और भागता हुआ वापस से गाड़ी से दूर हो गया। इधर शुभम की भी मेरी तरह हालत बनी हुई थी। उसके सामने भी कोई ऐसा हैवान खड़ा हुआ था जिसके चलते उसे भी वहां से भागना पड़ा। कहाँ लड़कियों के चक्कर में हम लोग इस टापू में पहुंचे थे और कहाँ आकर हम शैतानों के जाल में फंस गए थे। अब हमें उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने हमें इस एड्रेस के बारे में बताया था। तभी मेरे दोस्त शुभम ने बोला, भाई तुझे याद है यहाँ पर आते ही हमारी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई थी जिसको हमने शराबी बताया था। हो सकता है वही आदमी हमारी मदद कर सके, हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए। शुभम की बात भी मुझे काफ़ी हद तक सही लग रही थी, इसलिए मैं उस आदमी के इधर उधर तलाश में लग गया। लेकिन उस घनघोर अंधेरे में उतने लोगों के बीच में आखिर उस आदमी को मैं कहाँ ढूंढता। फिर एक नज़र जब हमने उस टापू पर मारी तो हमने देखा कि वो टापू अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। उस टापू की हालत देखकर हम समझ चुके थे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ये कई सालों पहले हो चुका है। अब वक्त था तो हम दोनों को यहाँ से बचकर भागने का, लेकिन उसके लिए भी हमें उस आदमी की ज़रूरत थी जो बहुत देर से हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हम किसी भी तरह से उस आदमी को ढूंढकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो आदमी अब हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अगर हमने पहले उस आदमी की बात को मान लिया होता तो शायद आज हम इस भयानक माहौल में नहीं फंसते। किसी तरह से हमने हिम्मत करते हुए मैं और शुभम एक साथ उस रास्ते पर भागने लगे जो आगे की तरफ निकलता था। हमें लगा कि ये रास्ता हमें कहीं सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकता है, तो ऐसे में हम उस रास्ते को नहीं छोड़ सकते थे। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से उस रास्ते पर भागते ही रहे। और अच्छी बात ये थी कि हमारे आगे पीछे भी हमें ज़्यादा कुछ लोग नजर नहीं आ रहे थे। जहाँ तक हमें एहसास हो रहा था कि हम आसानी से यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हमारी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी, क्योंकि हम जैसे ही थोड़ा और आगे पहुँचे तो हमने देखा कि लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पर ही अब हमें कुछ लोग दिखाई पड़ रहे थे जिन्होंने सामने की तरफ से पूरी सड़क को घेर के रखा था। उन्होंने अपने बगल में आग जलाई हुई थी और वो बड़े ही आराम के साथ उस आग के आसपास बैठे हुए थे। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो वही लोग थे जो हमारी गाड़ी के आजू बाजू में गिरे हुए नजर आ रहे थे। उन्हीं की तरह किसी का सर कटा हुआ था तो किसी के हाथ पांव अजीब तरह से मुड़े हुए थे और वो सभी लोग सड़क के बीच में आग जलाकर बैठे हुए थे। अब हम अगर आगे भी जाते तो हमारे ऊपर खतरों की बरसात हो जाती, इसलिए मैंने शुभम को बोला, देख भाई अगर हम आगे गए तो फिर राजस्थान की इस रेतीली ज़मीन में हमें हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि अब हम वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागें। एक तरफ मेरी भी हिम्मत टूट चुकी थी तो दूसरी तरफ शुभम भी बुरी तरह से कपकपा रहा था। अब उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो और भाग सके, लेकिन मजबूरी का नाम भी महात्मा गांधी है। हमने फिर से मजबूर होकर वहाँ से वापस से भागना शुरू कर दिया। अब तक हमारी सांसें फूलती जा रही थी, लेकिन हमने उसी तरह से सर पर दौड़ लगाना जारी रखा। थोड़ी देर तक भागने के बाद अब हमें सामने की तरफ एक हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उस रोशनी को देखते मैं समझ गया कि यह हमारी गाड़ी के ऊपर गिर रही उन टिमटिमाते तारों की रोशनी है, जिनकी हल्की हल्की रोशनी की वजह से हम आसपास की चीज़ों को देख पा रहे थे। जैसे ही हमने देखा कि सामने की तरफ हमें अपनी गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है तो हम दोनों भागते हुए
अपनी गाड़ी के पास तो पहुंचे, लेकिन फिर से हमारी आंखों के सामने वही दहशत भरा नज़ारा था जो हमारे सामने पहले था। इस बार हमने देखा कि हमारी गाड़ी के बोनेट के ऊपर कोई बैठा हुआ था जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। इस बार जैसे हमने उस भयानक से आदमी को देखा तो किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने फैसला किया कि अब मैं इस आदमी के सामने बात करूंगा और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आखिर में मैंने उस आदमी को बोला, कौन हो तुम और हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो और हमने तुम्हारे बिगाड़े क्या है? मेरी पूरी बात होने से पहले ही उस आदमी ने भारी सी आवाज़ में बोला, तुम दोनों ने यहाँ आकर मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तुमने हमारे अच्छे खासे फंक्शन में बाधा डाल दी है। तुम दोनों की वजह से ही हमारा टापू जल गया। अब ये बात सुनते मैं हैरानी से उस आदमी की ओर देखने लगा। फिर मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारा टापू इस कदर तहस नहस हो जाए। तभी उस आदमी ने हल्की सी आवाज़ में फिर से बोला, तुम दोनों ने भले ही कुछ नहीं किया हो, लेकिन तुम दोनों की वजह से हमारा सब कुछ बिगड़ गया और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब तक सुबह के 4 नहीं बज जाते तब तक तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी पूरी जनता तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारे। उस आदमी के मुंह से निकले हुए ये भयानक शब्द अब हम दोनों को और भी ज़्यादा डरा रहे थे। इतना सब होने के बावजूद भी मैंने और मेरे दोस्त शुभम ने हार नहीं मानी और उसके बाद भी हम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश को अंजाम देते हुए वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करते। लेकिन आज तो हमारी साली किस्मत ही खराब थी। जिस तरफ भी हम भागने की कोशिश करते तो हमें उसी तरफ उस भयानक टोली के कुछ सदस्य नजर आ जाते जिनके हाथ पैर कटे हुए होते और उनका मुंह किसी शैतान से मिलता जुलता होता। तो हमें आगे की तरफ वो आदमी नजर आ जाते और अगर हम पीछे की तरफ जाते तो पीछे भी हमें फिर से उन्हीं के दर्शन हो जाते। ऐसे में हम बुरी तरह से फंस गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन सा कदम उठाएं। इसी बीच मेरे दोस्त शुभम ने बोला, भाई अगर हमें यहाँ से बचकर भागना है तो उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने हमें सबसे पहले चेतावनी दी थी। लेकिन मेरी तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं उस आदमी को ढूंढ पाने में नाकाम रहा। फिर इसी बीच हमारी किस्मत एक बार के लिए चमकी क्योंकि मेरी नज़र अचानक सड़क के बगल में बैठे हुए एक आदमी पर पड़ गई। ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि ये वही आदमी था जिसको थोड़ी देर पहले हमने उस टापू के बाहर देखा था और जिसने हमें अंदर जाने से रोका भी था। उस आदमी को देखते मैंने शुभम को बोला, भाई भाई वो देख, लगता है ये वही आदमी है जो हम दोनों की जान बचा सकता है। जैसे ही शुभम ने उसकी तरफ देखा तो वो भी समझ गया कि ये वही शख्स है जिसने हमें अंदर जाने से मना किया था। दोस्तों उसके बाद मैं और शुभम भागते हुए उस आदमी के पास पहुंच गए और हम जैसे उस आदमी के पास पहुंचे तो उसने अपनी गर्दन तुरंत ही ऊपर उठाई। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ये वही शख्स है जो हमें सही राह दिखा सकता है। अब हमारे अंदर उम्मीदें बढ़ चुकी थी। तभी मैंने उस आदमी को बोला, भाई साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने आपकी बात नहीं मानी। कृपया करके आप हमें सही रास्ता दिखाएं वरना ये भूतों की टोली हमें यहीं पर मार डालेगी। हमारी बात सुनकर उस आदमी ने बोला, नहीं नहीं, तुम लोगों को तो अपनी मनमानी पूरी करनी है, तो मेरी बात कहाँ मानते हो और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम दोनों को मरना ही होगा। उस आदमी के सामने हम दोनों ने हाथ पैर जोड़ लिए। तब जाकर वो आदमी हमारी मदद करने के लिए तैयार हुआ। कई देर तक उस आदमी ने हमसे बोला, तुम दोनों को एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ना है। तुम लोग जहाँ खड़े हो बस वहीं पर खड़े रहना और अपने मन ही मन में अपने आदरणीय भगवान को याद करना है। अगर तुम दोनों सही मन से अपने भगवान को याद करोगे तो शायद ये भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें कभी भी इनसे डरना नहीं है और ना ही पीछे पलट कर देखना है, क्योंकि अगर तुम पीछे पलट कर देखते हो तो उनकी ताकत डबल हो जाती है और उसके बाद ये तुम पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। ऐसे में तुम्हें बड़े सावधानी के साथ ही कदम रखना है। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर हमने वैसे ही किया और फिर हम दोनों खड़े होने की बजाय उस रास्ते के बीच में बैठ गए। अब हमने सोचा था कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, हमें किसी तरह से अपनी जान तो बचानी है। हम दोनों आंख बंद करके कभी भगवान का नाम जपते तो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को आश्वासन देने की कोशिश करते। और यूं ही करते करते एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिए हैं और पूरा वजन मेरे ऊपर लाद दिया। लेकिन फिर भी मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और उसी तरह अपने काम में व्यस्त रहा जिस तरह से उस आदमी ने बताया था। धीरे धीरे सुबह के 4 बज गए, लेकिन आज की रात हमें 1 साल के बराबर लगी है। जिस तरह से आज हमने स्ट्रगल किया वो वाकई में मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन स्ट्रगल था। उसके बाद जैसे हमने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि अब हमें चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी भी एकदम सेफ थी।
हम इस वक्त जैसलमेर के उस भयानक रेगिस्तान से निकलकर सीधा अपने पुश्तैनी गांव की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि इस घटना ने हमें इतना ज़्यादा डरा दिया था कि अब हमारे अंदर घूमने का साहस ही नहीं बचा था। घर पहुंचकर मैंने घर वालों को भी पूरी बात बताई, तो वो भी हमारी इस घटना को सुनकर बुरी तरह से डर गए। दोस्तों, कहते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में वो रेगिस्तान आज भी खून का प्यासा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।